दोस्तों 5 साल पहले अगर आपसे कोई पूछता कि अगले 5 साल के लिए ग्रोथ थीम्स कौन से हैं, ग्रोथ सेक्टर्स एंड स्टॉक्स कौन से हैं, तो आपका जवाब क्या होता है। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा पिछले 5 सालों में करीब करीब 311% के आसपास रिटर्न्स देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स, जो कि पिछले 5 सालों में करीब करीब 2600% के आसपास रिटर्न्स देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस ने यहाँ पे पिछले 5 सालों में करीब 15% के आसपास नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ पे 3 इंडस्ट्रीज के 3 डिफरेंट स्टॉक्स, ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स एंड साथ ही साथ यहाँ पे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स एंड आईटी सेक्टर के स्टॉक्स। तो जहां पे एक तरफ डिफेंस सेक्टर ने पिछले 5 सालों में ग्रोथ दिखाई है, जहां पे पिछले 5 सालों में ऑटो सेक्टर ने ग्रोथ दिखाई है, वहीं पे आईटी सेक्टर ने ना के बराबर ग्रोथ दिखाई है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगले 5 सालों के लिए कौन से ग्रोथ थीम्स हैं, तो अब आपका जवाब क्या होगा। वीडियो में बात करेंगे डिटेल में स्टॉक्स के एग्जाम्पल्स के साथ इसी के बारे में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए जो भी चीजें हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं वो किसी तरह के बाय या सेल कॉल्स नहीं हैं, ठीक है। तो 2030 तक दुनिया बहुत ज्यादा चेंज होने वाली है। खासतौर पे आजकल हम जब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो ऑलमोस्ट हर सेक्टर में कहीं ना कहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज को इंक्लूड किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं से चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे वाटर मैनेजमेंट हो, यहां पर सिर्फ ट्रेंड नहीं, फ्यूचर की जरूरत कहीं ना कहीं से बन चुके हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो स्टॉक मार्केट में पैसा वही बनकर आता है जहां पे पहले से ग्रोथ आइडेंटिफाई हो जाए। देखिए, ग्रोथ हो या स्टॉक्स हो, आइडेंटिफाई करने के 2 तरीके हैं। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, या तो हम हजारों स्टॉक्स को अपने तरीके से एनालाइज करें एंड उसमें से 2030-2031 के लिए ग्रोथ सेक्टर्स के साथ ही साथ ग्रोथ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें, या हम रिसर्च एक्सपर्ट्स के क्यूरेटेड पोर्टफोलियो को स्टडी करें। तो यहां पर ट्रेड ब्रेन्स पोर्टल आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट गोल्स को अलाइन करते हुए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज क्रिएट करता है, जो कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट द्वारा क्रिएट किया जाता है। सो यहाँ पे ट्रेड ब्रेन्स पोर्टल जो है वो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट प्लेटफॉर्म है एंड इट इज बैक्ड बाय अ टीम ऑफ रिसर्च एनालिस्ट विद ओवर 10 years ऑफ कंबाइंड एक्सपीरियंस। अगर यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं बेसिकली ट्रेड ब्रेन्स पोर्टल के कई सारे स्मॉल केसेस हैं। यहाँ पर टीबी गोल्डन नेस्ट थीम हो गया, या टीबी स्मॉल कैप ग्रोथ सेलेक्ट थीम हो गया, या टीबी डिफेंस फॉर आत्मनिर्भर भारत थीम हो गया, टीबी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल थीम हो गया, टीबी वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट थीम हो गया। सो बेसिकली ये सब क्या है, ये सर्टेन स्मॉल केसेस हैं जो कि पोर्टफोलियोज हैं। पोर्टफोलियोज का मतलब कि इनमें सर्टेन स्टॉक्स एंड ETFs हैं, सर्टेन बास्केट क्रिएट की गई है ऑफ सर्टेन स्टॉक्स एंड ETFs। अब यहाँ पे बेसिकली इन वन गो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन रहता है, यानी कि मान लीजिए एक सर्टेन टीबी गोल्डन नेस्ट थीम में यहाँ पे मान लीजिए कि 10 स्टॉक्स हैं, 2 ETFs हैं फॉर एग्जाम्पल, एंड उनका जो मार्केट में प्राइस निकल के आ रहा है वो करीब करीब 50,000 के आसपास निकल के आ रहा है। तो एक ही क्लिक में यहाँ पर वो 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में अंडर दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफेंस फॉर आत्मनिर्भर भारत थीम, ये जो पर्टिकुलर स्मॉल केस है, राइट, यहाँ पर आप देखिए तो आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम अमाउंट है करीब करीब 39,764 रुपए के आसपास है। पिछले 1 महीने में इसका रिटर्न्स करीब 24% के आसपास रहा है। एंड ये क्या स्मॉल केस है, इसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, यानी कि दिस पोर्टफोलियो प्रोवाइड्स कंसंट्रेटेड एक्सपोजर टू द इंडियाज सेल्फ रिलायंस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लेंडिंग स्टैब्लिश्ड डिफेंस PSUs विद डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी अलोंगसाइड एजाइल प्राइवेट इनोवेटर्स कैप्चरिंग इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो सर्टेन स्टॉक्स एंड ETFs है। सो बेसिकली अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे करीब करीब 11 स्टॉक्स एंड ETFs हैं जिनकी की रीबैलेंसिंग की जाती है बेस्ड ऑन द नीड बेसिस। अब जब जरूरत पड़ेगी, जब इनके रिसर्च एनालिस्ट को लगेगा कि भाई सर्टेन स्टॉक्स को यहाँ से हटाना है, तो वो रीबैलेंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो लार्ज कैप करीब 21% है, मिड कैप करीब 27% है, स्मॉल कैप करीब 37% है एंड गोल्ड का भी इंक्लूजन किया गया है करीब करीब 15% के आसपास। सो कौन से स्टॉक्स एंड ETFs हैं ये जानने के लिए बेसिकली
इस पर्टिकुलर स्मॉल केस को सब्सक्राइब करना होता है। तो यहाँ पे कई सारे स्मॉल केसेस हैं जिनको कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ट्रेडब्रेंस पोर्टल के प्लेटफॉर्म पर। इनके लिंक्स और डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप सर्टेन कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इसको दे दूंगा, इससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, सो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन से स्टॉक्स बन सकते हैं फ्यूचर विनर्स, जैसे कि हमने देखा महिंद्रा एंड महिंद्रा पिछले 5 सालों में कितने रिटर्न्स दिए, तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि किस थीम में, यानी कि कौन से सेक्टर में आने वाले 5-6 सालों के लिए ग्रोथ पर्सपेक्टिव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा थीम है जिसके तहत आज भी क्लीन एंड सीवेज वाटर ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खासतौर पे भारत जैसे देश में। जैसे जैसे स्मार्ट सिटीज का विस्तार हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है सिटीज में, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड ऐसे में एग्रेसिवली ग्रो कर सकती है। वैसे इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज हैं, आयन एक्सचेंज हो गया या ईएमएस लिमिटेड हो गया। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वाटेक वाबाग लिमिटेड के बारे में, जो कि इस पर्टिकुलर थीम का एक पार्ट है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो इनके रीसेंट डाटा के हिसाब से एबिटा करीब करीब 14% के आसपास है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब करीब 10% के आसपास से ग्रो कर रहा है, एंड साथ ही साथ रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे करीब 16% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 19% के आसपास है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम फ्यूचरिस्टिक यानी कि ग्रोथ थीम की बात कर रहे होते हैं, ग्रोथ सेक्टर की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे ऑर्डर बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि कंपनी के पास ऑर्डर बुक कैसा है एंड पाइपलाइन में कौन कौन से ऑर्डर्स हैं, इसकी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो इसका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, करीब 163 बिलियन इंडियन रुपीज के आसपास का है, एंड 15% ईयर ऑन ईयर उसमें ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली जब ऑर्डर बुक होता है तो वहां पे क्या होती है, रेवेन्यू विजिबिलिटी होती है। अब रेवेन्यू विजिबिलिटी का मतलब कि आने वाले समय के लिए रेवेन्यू का स्कोप है। जब रेवेन्यू बढ़ता है तो ऐसे में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस होते हैं, और जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से उसका इंपैक्ट पड़ता है ओवरऑल कंपनी के शेयर प्राइसेस पर। ठीक है, सो पिछले 9 महीने का डाटा अगर देखें तो ऑर्डर इनटेक ऑफ ओवर करीब यहाँ पे 47 बिलियन रुपए के आसपास FY 2026 में सिक्योर किया गया, and it is well positioned in projects worth over 30 billion rupees। ठीक है, इसके साथ ही साथ फ्यूचर के लिए क्या है, चाहे सोलर हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, या बायोगैस हो, या डिजिटाइजेशन हो, यहाँ पे क्या स्कोप है इस पर्टिकुलर थीम में, उसकी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे चाहे बायोगैस के अंदर स्ट्रैटेजिक टाई अप हो, बायोगैस अपग्रेडेशन ऑर्डर्स की बात हो, या कंप्लीट वाटर सॉल्यूशन प्रोवाइडर फ्रॉम रॉ वाटर ट्रीटमेंट की बात हो, तो इन सब पे कंपनियां क्या कर रही हैं, इन सब की स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एज अ रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम वाटेक वाबा का ओवरऑल फंडामेंटल्स देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब 28 के आसपास है, जो कि इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो से थोड़ा सा ऊपर है। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% के आसपास है, डिविडेंड यील्ड 0.27 है, डेट टू इक्विटी यहाँ पे 0.10 है, डेट बहुत ही कम है। इसके साथ ही साथ पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे 7 का है। हालांकि सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों की यहाँ पे मात्र 0.69% के आसपास रही है। तो कभी भी कंपनी की एनालिसिस अगर हम कर रहे होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, देखिए इंडस्ट्री की ग्रोथ एक तरफ, कंपनी का फंडामेंटल्स दूसरी तरफ। तो अगर स्टॉक के फंडामेंटल्स की एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें हमें सेल्स ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, तो थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ओवरऑल पीजी रेशियो 0.87 के आसपास देखने को मिल रहा है। जब भी पीजी रेशियो 1 से कम होता है, ऐसे में कंपनी क्या होती है, अंडर वैल्यूड के आसपास होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो जून 2023 में करीब करीब 20% के आसपास यहाँ प्रमोटर्स थे, 60% पब्लिक थी, और यहाँ पे 20% के आसपास FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। अब देखिए जो लेटेस्ट डाटा आया, लेटेस्ट डाटा के हिसाब से आप ध्यान दीजिए तो करीब 19% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर्स हैं, 58% के आसपास यहाँ पे पब्लिक है, और यहाँ पे करीब करीब 22% के आसपास हो चुके हैं FIIs एंड DIIs। ठीक, सो ओवरऑल ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है, राइट, ये किसी टेक स्टॉक की तरह ग्लैमरस तो नहीं होता है, लेकिन एक स्टेबल डिमांड बनी रहती है। सो ओवरऑल अगर इंडिया को अगले 5-6 सालों में अपना ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, तो ये पर्टिकुलर जो सेक्टर है वो अनएवॉइडेबल हो जाता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं दूसरे सेक्टर के बारे में, दूसरे थीम के बारे में, जो कि है रिन्यूएबल एनर्जी। अब 2030 तक इंडिया का ओवरऑल रिन्यूएबल कैपेसिटी टारगेट बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। सो सोलर हो या विंड हो या ओवरऑल हाइड्रोजन हो, सभी पर मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। ऐसे में कुछ कंपनीज हैं यहाँ पे, चाहे वारी एनर्जीज हो गई, प्रीमियर एनर्जीज हो गई,
या एनटीपीसी हो गई या इवन सुजलॉन हो गई जो कि एक टर्न अराउंड स्टोरी लेके चल रही है, इन जैसे प्लेयर्स को लोग काफी डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे टाटा पावर की अगर हम बात करें तो टाटा पावर आप देखिए इनके पास ऑर्डर बुक्स हैं या नहीं। जैसा कि हमने कहा था राइट, कंपनी की जब भी एनालिसिस कर रहे हो तो खास तौर पे ग्रोथ थीम्स की अगर हम बात कर रहे हो तो वहां पे ऑर्डर बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे टाटा पावर का देखिए सोलर रूफटॉप की जहां तक बात करें तो इनके पास थर्ड पार्टी रूफटॉप जो भी ऑर्डर बुक है करीब करीब 1174 करोड़ रुपए के आसपास है एंड करीब करीब 1 गीगावाट के आसपास रिकॉर्ड एग्जीक्यूशन होने के साथ ही साथ कंपनी के पास रोबस्ट पाइपलाइन भी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, सो आप अपने आसपास रूफटॉप पे सोलर रूफटॉप पैनल्स देख रहे हैं, एटलीस्ट 2-3 घरों में आपने देखा है तो कमेंट करके नीचे जरूर से जरूर बताइए कि आपकी सिटी कौन सी है और क्या वहां पे सोलर रूफटॉप्स लगने शुरू हो गए या नहीं। ठीक, इसके साथ ही साथ टाटा पावर का अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 39 के आसपास है, इंडस्ट्री पीई देखें तो 32 के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी 11%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12%। इसके साथ ही साथ यहाँ पे डिविडेंड यील्ड 0.50 के आसपास है, डेट टू इक्विटी हालांकि यहाँ पे 1.86 के आसपास है। तो डेट जब ज़्यादा होता है तो कंपनी के पास रिस्क थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि वोडाफोन आइडिया के केस में। अब वहाँ पे डेट ही इतना ज़्यादा है कि कंपनी जो भी अर्न कर रही है उसमें से 5,000-6,000 करोड़ हर साल तो उसको इंटरेस्ट में ही देना पड़ जा रहा है। तो ऐसे में कंपनी की ओवरऑल डेट की एनालिसिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए तो पेट्रोस की स्कोर 6 का है एंड साथ ही साथ सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों के यहाँ पे करीब 14% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, इसके साथ ही साथ अगर हम टाटा पावर का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो जून 2023 में करीब 47% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर्स थे, 28% यहाँ पे पब्लिक थी और यहाँ पे आप देखिए तो करीब करीब 24% के आसपास हमें FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। इसके साथ ही साथ अगर हम लेटेस्ट डाटा पर ध्यान दें तो लेटेस्ट डाटा के हिसाब से मार्च 2026 में करीब 47% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 25% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे करीब करीब 27-28% के आसपास हो चुके हैं हमारे FIIs एंड DIs। ठीक है, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि रिन्यूएबल सेक्टर जो है इसमें हाइप बहुत जल्दी क्रिएट होता है। सो इसलिए ऐसे सेक्टर्स की एनालिसिस करते समय सिर्फ स्टोरी नहीं बल्कि वैल्यूएशन और एग्जीक्यूशन पर हमें ध्यान देना होता है। सो कभी कभी क्या होता है कि बेस्ट बिजनेस भी रॉन्ग प्राइस पर अगर लिया जाए तो रिस्की इन्वेस्टमेंट बन सकता है। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं तीसरे थीम के बारे में, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा सेंटर। जब भी बात होती है AI की तो वहां पे मैसिव डाटा की जरूरत होती है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कई सारे बहुत सारे इनफैक्ट पेटाबाइट्स ऑफ डाटा को इस्तेमाल करते हुए कई सारे GPUs उन डाटा को एनालाइज करते हुए एक इंटेलिजेंस क्रिएट करते हैं। अब इसके लिए डाटा स्टोरेज बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ रही है, यानी कि डाटा स्टोरेज के लिए सर्वर्स हों, डाटा सेंटर्स हों, उनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड हमें देखने को मिल रही है पिछले कुछ समय से। सो AI को रन करने के लिए मैसिव कंप्यूटिंग पावर एक तरफ जहाँ पे चाहिए होती है, दूसरी तरफ चाहिए होता है यहाँ पे डाटा सेंटर्स, यानी कि डाटा को रखने के लिए फिजिकल डाटा सेंटर्स, फिजिकल सर्वर्स की जरूरत पड़ती है। ये नहीं कि क्लाउड में कहीं पे ऊपर बादलों में हमारा डाटा तैर रहा है, ऐसा नहीं होता है। कहने के लिए क्लाउड होता है बट हमारा डाटा एक फिजिकल लोकेशन पे ही रहता है एंड इनको रखने के लिए डाटा सेंटर्स की जरूरत पड़ती है। तो चाहे अनंतराज हो या टाटा कम्युनिकेशंस हो, फिजिकल डाटा सेंटर्स को मैनेज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में AI सर्वर्स कंप्यूटिंग की अगर बात होती है तो यहाँ पे नेटवेव टेक्नोलॉजीज, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है राइट, नेटवेव टेक्नोलॉजीज क्या कर रहा है इसके बारे में एनालिसिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो चाहे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की बात हो या डाटा सेंटर सर्वर्स की बात हो या ओवरऑल एंटरप्राइज स्टोरेज सॉल्यूशंस की बात हो या इवन AI सिस्टम्स की बात हो, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइपर कन्वर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, नेटवेव टेक्नोलॉजीज यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सब क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, हाइपर कन्वर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स क्या होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे एंटरप्राइज स्टोरेज क्या होता है, इन सब की हमें थोड़ी सी नॉलेज एंड स्टडी करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं इनकी आने वाले समय में क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस ओवरऑल बन रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम नेटवेव टेक्नोलॉजीज के फंडामेंटल्स देखें तो करेंटली प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा है, 130 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। हालांकि इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27 के आसपास है,
रिटर्न ऑन इक्विटी 24%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 32%, डिविडेंड यील्ड 0.06% है। यहाँ पे पित्रोस्की स्कोर मात्र 3 का दिख रहा है। कंपनी का ओवरऑल डेट टू इक्विटी 0.03 है, यानी कि कंपनी के पास डेट ना के बराबर है। यहाँ पे पिछले 7 सालों का हमारे पास डाटा नहीं है और ओवरऑल देखें तो कंपनी करीब करीब 178 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट दिखा रही है। पीजी रेशियो यहाँ पे 1.81 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका देखें तो सितंबर 2023 में करीब 76% के आसपास प्रोमोटर्स थे, 6.5% यहाँ पे पब्लिक थी और यहाँ पे करीब करीब 18% के आसपास हमें एफआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे थे। इसके साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें तो मार्च 2026 में करीब 67% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 19% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे करीब करीब 13 से 14% के आसपास हमें एफआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे एआई या डाटा सेंटर की जब भी बात होती है तो रिस्क एसोसिएटेड हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी हम एआई वर्ड सुनते हैं, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कभी कभी वो स्टॉक्स को ओवर वैल्यू कर देते हैं। सो ऐसे में ये समझना जरूरी है कि हर एआई रिलेटेड स्टॉक फ्यूचर में विनर ही बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है। सो हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट, एग्जीक्यूशन और एक्चुअल बिजनेस ग्रोथ की स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि कोई कंपनी कल को जूते बना रही थी और उसने अपनी कंपनी के नाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एसोसिएट कर दिया। कंपनी का स्टॉक प्राइस देखते देखते $0.50 से 17, 18, 21 डॉलर तक पहुंच गया और हमें लगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ग्रोथ पे फोकस तो करना ही करना है, साथ ही साथ कंपनी के एक्चुअल कंपनी के फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशंस के साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आई थिंक यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आपको इन तीनों में से कौन सा थीम मोस्ट पावरफुल लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं इसी तरह की एक अनदर वीडियो के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और हाँ, ट्रेड ब्रेन्स पोर्टल का जो हमने लिंक दे रखा है, आप उसके स्मॉल केसेस एक्सप्लोर करना ना भूलिए। सो देखते रहिए हमारी वीडियोस, दोस्तों में शेयर करते रहिए और सीखते रहिए।